करीब 2 साल तक अमित और मेरा रोमांस चला और फिर हमने शादी कर ली। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए दोनों तरफ के परिवारजनों ने अपने आशीर्वाद हमें खुश होकर दिए। जिंदगी में रोमांस करने का अपना मजा है। बहुत खूबसूरत थे वे दिन जब हम घंटों घूमकर ढेर सारी बातें करते। भविष्य के रंगीन सपने तब हमारे मन को रात दिन गुदगुदाते थे। मैं तुम्हें बहुत खुश और सुखी रखूंगा प्रिया। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर और समझदार हो तुम। अमित की ऐसी बातें सुनकर मैं हवा में उड़ने लगती। जिंदगी के सफर में तुम हर कदम पर मेरे साथ बने रहोगे तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। दिल की गहराइयों से ऐसे शब्द मेरे होठों तक आते। शादी के बाद मैंने रंगीन सपनों को सच्चाई बनते देखा। अमित की मजबूत बाहों के घेरे में मैंने आनंद और मस्ती की असीम ऊंचाइयों को छुआ। मेरे रात और दिन महक उठे। मैं उनके साथ चलती तो प्रतीत होता मानो नाच रही हूँ। उन्हें छूकर निहार कर भी दिल नहीं भरता। शादी से पहले मुझे कभी अंदाजा तक नहीं हुआ कि तुम जादूगर हो अमित। मुझे पूरी तरह से वश में करके दिल जीत लिया है तुमने। मैंने अपने दिल की यह बात मनाली में बिताए 10 दिनों के हनीमून के दौरान शायद 100 से ज़्यादा बार अमित से कही होगी। शादी के करीब 2 महीने बाद ससुराल छोड़कर दिल्ली से हम नोएडा के छोटे से किराए के फ्लैट में रहने चले आए। ट्रैफिक जाम के कारण अमित को घर से ऑफिस तक आने जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। उन्हें थकावट और चिड़चिड़ेपन से बचाने के लिए सब बड़ों की सलाह पर हमने यह कदम उठाया था। नोएडा में बिताए पहले 2 महीनों में मेरी वैवाहिक जिंदगी के सारे सुख और खुशियां धीरे धीरे तबाह होती चली गईं। मेरी जिंदगी में तबाही मचाने वाला यह तूफान निशा के रूप में आया। शनिशा अमित के साथ काम करती थी। हमारे फ्लैट में अक्सर अमित के सहयोगी दोस्त छुट्टी वाले दिन इकट्ठे होकर मौज मस्ती करते थे। निशा ऐसे मौक़ों पर हमेशा उपस्थित रहती। निशा के माता पिता सहारनपुर में रहते थे। नौकरी के लिए उसे नोएडा आना पड़ा तो आरंभ में वह अपने एक रिश्तेदार के घर में रही। कुछ दिनों में आपसी अनबन के कारण उसे वह जगह छोड़नी पड़ी। अब वह अपनी एक सहेली के साथ ऑफिस के पास ही हमारे जैसा फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी। घर पास होने की वजह से वह अक्सर मार्केट जाते समय फ्लैट के सामने से गुजरती तो बस हाय हेलो ही हो पाती। मुझे उसका व्यक्तित्व से बड़ा दिलचस्प लगता। उसका कद लंबा और फिगर बड़ी जानदार थी। मैंने उसे हमेशा टाइट जीन्स और टी शर्ट पहने देखा। साधारण नैननक्श होने के बावजूद वह खूब खुलकर सबसे हंसने बोलने वाले दोस्ताना स्वभाव के कारण काफ़ी आकर्षक नजर आती। विवाह के तोहफे के रूप में उसने हमें सेल से चलने वाला एक सुंदर शोपीस दिया। उसमें एक प्रेमी प्रेमिका बालरूम डांस की मुद्रा में सटकर खड़े थे। ऑन करने पर वे गोल गोल घूमने लगते और हल्के कर्णप्रिय संगीत की लहरें हर तरफ बिखर जाती। प्रिया तुम कितनी सुंदर हो। काश मैं भी तुम जैसी होती तो कोई अमित मुझे भी अपने दिल की रानी बना लेता। मेरी यूं प्रशंसा करके निशा ने पहली मुलाकात में ही मेरा दिल जीत लिया। उसके पास वक्त की कमी नहीं थी। कार्य दिवसों में भी वह शाम को घूमते हुए हमारे घर पर दूसरे तीसरे दिन चली आती। कुछ दिनों में हम अच्छी सहेलियां बन गईं। किसी भी विषय पर अगर अमित और मेरे नजरिए में अंतर होता तो वह हमेशा मेरा पक्ष लेती। हम दोनों मिलकर अमित की खूब टांग खींचते। हमारे बीच दोस्ती की जड़ें मजबूत हो जाती। उससे पहले ही मुझे उसके असली रूप व मकसद की जानकारी मिल गई। अमित के एक सहयोगी ने अपने प्रमोशन की पार्टी बैंक्वेट हॉल में दी। इसी पार्टी के दौरान कविता और शिखा ने मुझे निशा के प्रति खबरदार किया। ये दोनों अमित के ऑफिस में ही काम करती थीं और हम पहले भी कई बार मिल चुके थे। मैंने सुना है कि निशा तुम्हारे घर खूब आती जाती है। कविता ने जब यह चर्चा की तब हमारे आसपास ऐसा कोई न था जो हमारी बातें सुन सके। उसके साथ हमारा समय अच्छा गुजर जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रिया जो तुम्हारे वैवाहिक जीवन की खुशियों को उजाड़ने पर तुली है उस लड़की को तुम्हें अपने घर में कदम नहीं रखने देना चाहिए। शिखा की आंखों में चिंता व गुस्से के मिले जुले भावों को पढ़कर मैं बेचैन हो उठी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैंने परेशान लहजे में पूछा। सारा ऑफिस जानता है कि अमित उसके चक्कर में फंसा हुआ है। उसका तो शौक है दूसरों के पतियों पर डोरे डालने का। तुम बहुत भोली हो और तभी हमने आज तुम्हें आगाह करने का फैसला किया। मैंने तो आज तक अमित के साथ उसे कुछ गलत ढंग से व्यवहार करते कभी नहीं देखा। मैंने अपने पति व निशा का पक्ष लिया। तुम्हारे सामने उन्हें कुछ करने की जरूरत ही क्या है यार। अरे निशा का फ्लैट है न और तुम्हारा अमित शादी के बाद भी उससे मिलने वहां जाता रहता है। प्रिया मुझे अमित ने बताया है कि कभी कभी ऑफिस समाप्त होने के बाद वह उसके फ्लैट पर चाय पीने निशा के साथ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने में बुराई क्या है? मेरे इस सवाल के जवाब में वे दोनों कुछ ऐसे अंदाज में हंसी कि अमित पर मेरा विश्वास एकदम डगमगा गया। अचानक ही मेरे मन में असुरक्षा और डर के भाव पैदा हो गए। प्रिया इस निशा ने जो सुंदर गोल्ड के टॉप्स
पहन रखे हैं। ये कुछ महीने पहले अमित ने उसे उसके जन्मदिन पर दिए थे। अब तुम ही बताओ कि कोई युवक क्या अपनी सहयोगी युवती को सोने के टॉप्स उपहार में देता है। निशा ने जो शोपीस तुम्हें दिया है उसमें जो लड़का है वह अमित है, पर लड़की तुम नहीं हो। निशा सबको बताती फिरती है कि वह खुद ही वह लड़की है, क्योंकि तुम्हारा कद उस शोपीस वाली लड़की की तरह लंबा नहीं है। अमित उस शोपीस को देखकर उसे याद करता रहे, इसलिए दिया है उसने वह उपहार। कविता और शिखा की इन बातों को सुन कर मेरे मन की सुख शांति उसी वक्त खो गई। उनके जाने के बाद मैंने अमित को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि हाल में चारों तरफ घुमाई। अमित जिस समूह में खड़ा होकर बातें कर रहा था उसमें निशा भी उपस्थित थी। मेरे देखते हुए सब लोग अचानक किसी बात पर हंस पड़े। शायद निशा की टांग खींची थी अमित ने, क्योंकि मैंने उसे अपने पति की पीठ पर नकली नाराजगी के साथ हल्की ताकत से घूंसे मारते देखा। उसकी इस हरकत पर एक और सामूहिक ठहाका सबने लगाया। उस पल मुझे निशा को अपने पति को छूना अच्छा नहीं लगा। सच तो यह है कि मुझे निशा ही अच्छी लगना बंद हो गई। पार्टी में मेरा उससे कई बार आमना सामना हुआ, पर मैं उससे सहज और सामान्य होकर बातें नहीं कर पाए। निशा को लेकर मेरे मन में पैदा हुआ मैल अमित की नज़रों से ज़्यादा दिन नहीं छिपा रहा। इस विषय पर एक शाम उन्होंने चर्चा छेड़ी तो मैंने कई दिनों से अपने मन में इकट्ठा हो रहे गुस्से व शिकायतों का जहर उगल दिया। शादी हो जाने के बाद समझदार इंसान अपनी पुरानी सहेलियों से किनारा कर लेते हैं। अब ऑफिस में अलग से इश्क लड़ाने का चक्कर तुम खत्म करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुम मुझ पर शक कर रही हो। अमित ने जबरदस्त सदमा लगने का नाटक किया। मैं ही नहीं, इस बात का सच तुम्हारा पूरा ऑफिस जानता है। प्रिया, तुम लोगों की बकवास पर ध्यान देकर अपना और मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे मन की सुख शांति के लिए तुम्हें निशा से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना होगा। तुम्हारे आधारहीन शक के कारण मैं अपने ढंग से जीने की अपनी स्वतंत्रता को खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। निशा का आज से मेरे घर में घुसना बंद है, और अगर तुमने कभी उसके फ्लैट में कदम रखा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे बेकार की धमकी मत दो प्रिया। अगर तुमने निशा के साथ कभी भी जरा सी बदतमीजी की तो मुझ से बुरा कोई ना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें निशा की ज़्यादा और मेरी भावनाओं की चिंता कम है। तुम यूँ आंसू बहाकर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। इस विषय पर और आगे बहस नहीं होगी हमारे बीच। मैं तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मुझे अपने दिल की रानी मानते हो तो निशा से संबंध तोड़ लो। तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ औरत से कौन मगज मारे। गुस्से से आग बबूला होकर अमित घर से बाहर चले गए। मेरी इच्छा व भावना की कद्र करते हुए मेरे एक बार कहने पर अमित फौरन निशा से दूर हो जाएंगे। मेरी इस सोच को उन्होंने उस दिन गलत साबित किया। उनकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की हो, यह बात मेरे लिए असहनीय थी। उनके दिल पर सिर्फ मेरा हक था। निशा के साथ संबंध समाप्त करने से इनकार कर के उन्होंने मुझे जबरदस्त झटका दिया था। निशा का हमारे घर आना जारी रहा। मैं उसकी उपस्थिति में नाराजगी भरा मौन साध लेती। उनका आपस में हंसना बोलना असहनीय हो जाता तो सिरदर्द का बहना बनाकर अपने शयन कक्ष में जा लेती। निशा का मेरे घर में अब स्वागत नहीं है, यह बात अपने हाव भाव से स्पष्ट करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। निशा पर तो मेरे इस मौन विरोध का खास प्रभाव नहीं पड़ा, पर अमित बुरी तरह से तिलमिला गए। निशा को लेकर हमारे बीच रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। मुझे इस बात का सख्त अफसोस था कि इन झगड़ों से या मेरे आंसू बहाकर रोने से अमित अप्रभावित रहे। उनका अडियल रुख मेरी दृष्टि में उनके मन में चोर होने का सबूत था। क्रोध और ईर्ष्या की आग में सुलगते हुए मैं रात दिन अपना खून जलाने लगी। हमारे बीच जबरदस्त टकराव का यह खराब दौर करीब 2 महीनों तक चला। फिर अचानक मेरे मन को उदासी और निराशा के कोहरे ने घेर लिया। मैं अपने आप में सिमट कर जीने लगी। मशीनी अंदाज में घर का काम करती। अमित कुछ समझाने की कोशिश करते तो मेरी समझ में कुछ न आता। तब या तो मैं थकेहारे से अंदाज में उठकर घर के किसी अन्य हिस्से में चली जाती, या मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। वे कभी भी मुझे डांटते भी, पर मैं किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दर्शाने की शक्ति अपने अंदर महसूस नहीं करती। सच तो यह है कि अमित का सानिध्य ही मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा स्वास्थ्य निरंतर गिरता देख मेरे मायके व ससुराल वाले बहुत चिंतित हो उठे। हमारे दाम्पत्य संबंध किसी निशा नाम की लड़की के कारण बिगड़े हुए हैं, इस तथ्य से वे पहले ही परिचित थे। जब अमित को वे सब निशा से बिल्कुल कट जाने की बात डांट फटकार के साथ समझाते तो मुझे बड़ा सुकून व सहारा मिलता। मेरे डिप्रेशन ने सबको हिलाकर रख दिया। अमित पर निशा से दूर हो जाने के लिए जबरदस्त दबाव बना। पहले की तरह वे किसी से बहस या झगड़े में तो नहीं उलझे, पर उन्होंने अपने को बेकसूर कहना जारी रखा। निशा से वे सब संबंध समाप्त कर लेंगे, ऐसा आश्वासन भी कोई उनके मुंह से नहीं निकाल सका। उदासी के
कोहरे को चीरकर यह तथ्य मेरे दिलो दिमाग में कांटे की तरह अक्सर चुभता। प्रिया को कुछ दिन के लिए हम घर ले जा रहे हैं। मेरे माता पिता के इस प्रस्ताव का अमित ने एक बार भी विरोध नहीं किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा खराब वक्त कभी हमारे वैवाहिक जीवन में आएगा। प्रिया, तुम वह लड़की नहीं रही जिसे मैंने हमेशा दिलोजान से ज्यादा चाहा। अपने मन में बैठे शक के बीज को जब तुम सदा के लिए जलाकर राख करने को तैयार हो जाओ, तब मैं तुम्हें लेने चला आऊंगा। अपना ध्यान रखना। विदा करते वक्त अमित की आंखों में मैंने आंसू तो देखे, पर उन्होंने निशा से दूर होने का वादा मुंह से नहीं निकाला। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद मैं निराशा, दुखी और उदास हाल में अमित से दूर मायके रहने आ गई। मेरे घर वालों के साथ साथ जो भी मुझे से मिलने आता अमित को बुरा कहता। उन सब के सहानुभूति भरे शब्द मुझे बार बार रुलाते। यह भी सच है कि मेरी समस्या को हल करने का सार्थक सुझाव किसी के भी पास नहीं था। अमित फोन पर मेरा हालचाल लगभग रोज ही पूछते। मैं अधिकतर खामोश रहकर उनकी बातें सुनती। उन्होंने निशा के मामले में अपने को बेकसूर कहना जारी रखा। उससे संबंध तोड़ने को वे अभी भी तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्हें समझाने के सारे प्रयास निरर्थक साबित होने ही थे। मेरा डिप्रेशन धीरे धीरे दूर होने लगा। भूख खुली और नींद ठीक हुई तो स्वास्थ्य भी सुधरा। मेरी संवेदनशीलता लौटी तो निशा को लेकर मन फिर से टेंशन का शिकार हो गया। अमित कहते कि मैं अपने शक को छोड़ दूं तो वे फौरन लेने आ जाएंगे। मैं चाहती थी कि वे निशा से संबंध तोड़ लें। हम दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे तो इस विषय पर हमारा वार्तालाप होना ही बंद हो गया। बड़े औपचारिक रूप में हम फोन पर एक दूसरे से सतीसा वार्तालाप करते। वे रात को कभी रुकने आते तो भी हमारे बीच खिंचाव सा बना रहता। बेडरूम में भी इसका प्रभाव नजर आता। दिल से एक दूसरे को प्रेम किए हमें महीनों बीत गए थे। मैं उनसे खूब लड़झगड़ कर समस्या नहीं सुलझा पाए। मौन नाराजगी का फिर लंबा दौर चला, पर निशा का मामला हल नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी इस उलझन का अंत कैसे करूं। अमित से दूर रहकर मैं दुखी थी और निशा के कारण उनके पास जाने को भी मन नहीं करता था। एक दिन मैंने वर्मा जी के घर के पिछले हिस्से से धुआं उठते देखा। उनका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने है। यह घटना रात के 11:30 बजे के करीब घटी। आग। मम्मी पापा, सामने वाले वर्मा जी के घर में आग लग गई है। मैंने बालकनी में से कदमों कर अपने छोटे भाई, मम्मी पापा व अमित को अपने पास बुला लिया। गहरे काले धुएं को आकाश की तरफ उठता देख वे एकदम से घबरा उठे। अमित और मेरे भाई भी तेज चाल से उस तरफ चल पड़े। चंद मिनटों में 8-10 पड़ोसी वर्मा जी के गेट के सामने इकट्ठे हो गए। सभी उन्हें आग लगने की चेतावनी देते हुए बहुत ऊंची आवाज में पुकार रहे थे। एक के बाद एक मोहल्ले के घरों में रोशनी होती चली गई।